नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज अपनी दूसरी बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। तो देखिए, हमारी जो पहली बुक है हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3, उसमें हमने अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमने 6 पार्ट उसमें पढ़ लिए हैं। लगभग आपका हाफ ईयरली का जो कोर्स है वो एक तरह से लगभग कंप्लीट हो गया है। कुछ ही चैप्टर हैं जिन्हें हम अभी आगे और पढ़ेंगे। और देखिए, उन पाठों में आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें, और कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ ना आया हो तो उसे भी आप जरूर क्लियर करें। तो देखिए, हमें सारी चीजें साथ में लेकर चलनी है, इसीलिए आज हम यहाँ पर अपनी सेकंड बुक यानी कि जो हमारी भारत की खोज जो दूसरी बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो पूरी बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो देखिए, ये जो पाठ उन्होंने लिखना शुरू किया, ये उन्होंने पाठ लिखना शुरू किया 13 अप्रैल 1944, यानी कि वो कहते हैं जब वो 9वीं बार जेल यात्रा कर रहे थे, जेल जा रहे थे। तो 9वीं बार, क्योंकि देखिए जो जवाहरलाल नेहरू जी कौन है, वो हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप सभी को पता है। और किस तरह से उन्होंने हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है, और किस तरह से वो हमारे देश के प्रथम जो है प्रधानमंत्री भी रहे। और इस तरह से उन्होंने भारत की खोज, जो आपको ये बुक का नाम दिया, ये क्यों दिया, ये आप सारा इस पाठ में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने सभी जितनी भी सभ्यताएं हैं, यानी कि किस तरह से हमारे जो यहाँ पर धरती पर सभ्यताओं का विकास हुआ, कैसे अलग अलग सभ्यताएं आई और कैसे फिर हमारा जो देश है ये कैसे बना, और कैसे यहाँ पर ब्रिटिश शासन का ये के अधीन हुआ, और किस किस तरह से हमारा देश आजाद हुआ, और किस तरह से ये विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बहुत ही विस्तार से बताई है, और इसी तरह से उन्होंने इस पाठ को नाम दिया है, इस बुक को नाम दिया है भारत की खोज। तो शुरुआत की है उन्होंने पहले अध्याय से, यानी कि पहला अध्याय उन्होंने यहाँ पर लिखा है अहमदनगर के किले के नाम से। तो अहमदनगर का किला वह जगह है जहां पर जब वो 9वीं बार जेल यात्रा करने गए थे, जेल की यात्रा 9वीं बार उन्होंने की थी। तो आपको पता है कि किस तरह से जब हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे जो हमारे देश के महापुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी ने बहुत बार जेल की यात्राएं की, बहुत अलग अलग तरह की जो प्रताड़नाएं हैं वो सही, और उसके बाद हमारे देश को आजादी मिली। तो ये बात है 1944 की, यानी कि 1944 की, कि उस समय हमारा जो देश है वो किस तरह से जो है हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, और सभी जो है बिल्कुल जी तोड़ कोशिश कर रहे थे हमारे देश को आजाद करने की। तो वो बताते हैं पहले अध्याय के रूप में। और पहला अध्याय देखिए क्या बताया मैंने, अहमदनगर का किला, अहमदनगर के किले के नाम से उन्होंने ये अध्याय यहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944, वो कहते हैं यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, यानी कि इस बार वो 9वीं बार जेल यात्रा कर रहे थे, इस बार वो 9वीं बार जेल जा रहे थे। और वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक का समय हो चुका था, 20 महीने से भी अधिक का समय, अर्थात कि उन्हें यहाँ पर जो है 1.5 साल लगभग हो चुका था, 1.5 साल से भी ज्यादा का समय उन्हें हो चुका था। और वो कहते हैं कि जब हम यहाँ पहुंचे, यानी कि जब वो कहते हैं कि जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते चांद ने हमारा स्वागत किया। तो जब वो यहाँ पहुंचे वो समय था रात्रि का। तो उस टाइम वो बताते हैं कि जब हम यहाँ पहुंचे थे, यानी कि रात्रि के समय वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो ऐसी ऐसी जेलों में रखा करते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिससे कि
उनको बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतों का सामना जहां पर करना पड़े, बहुत सारी परेशानियां उन्हें वहां पर झेलनी पड़े। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की परेशानियां यहाँ पर झेली थी। तो वो ये कहते हैं कि जब वो यहाँ पहुंचे, जिस टाइम पे वो यहाँ पहुंचे, उस समय पर क्या था कि एक अंधियारे आकाश में, यानी कि आकाश में अंधेरा था और एक झिलमिलाते चांद ने उनका स्वागत किया था। शायद शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा था, यानी कि पूर्ण चंद्रमा था, और उस पूर्ण चंद्रमा की रात से उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद शुक्ल पक्ष जो है प्रारंभ हो चुका था। और तब से हर बार जब नया चांद उगता था तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का एक और महीना बीत गया है। तो आपने देखा कि जो 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और उसके बाद 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 15 दिन क्या होता है, जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो वहां से शुक्ल पक्ष जो है शुरू हो जाता है और चंद्रमा धीरे 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 जो है अपना आकार जो है कम करता है, और एक टाइम पे क्या होता है, पूर्ण अंधकार की रात्रि होती है, यानी कि अमावस्या आती है। उसके बाद जो है चांद धीरे 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 बड़ा होता है और उसके बाद फिर से पूर्णमासी आती है। तो 15 और 15 30 दिन का, यानी कि आपका एक महीने का जो समय है वो इस तरह से बीतता है। तो जिस दिन वो यहाँ पर आए थे, पूर्ण चंद्र की रात थी, पूरे झिलमिलाते चांद ने उनका स्वागत किया था। और वो कहते हैं उस वहां से उन्होंने गिनना शुरू किया था, क्योंकि वो टाइम था, वो कारावास का समय था, और उस टाइम पे ना तो किसी के पास घड़ी हुआ करती थी, ना ही किसी के पास कोई कैलेंडर हुआ करता था, ना ही किसी के पास कोई मोबाइल फोन हुआ करता था। और क्योंकि उस समय जो देश है वो एक तरह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा था, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो क्रांति थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, यानी कि देश के सभी लोग जो है चाहते थे कि जल्द से जल्द हमारा देश जो है वो इन अंग्रेजों के से मुक्त हो जाए। तो वो कहते हैं कि वो हर बार फिर हर महीने जो है उसको गिना करते थे। तो वो कहते हैं जब भी नया चांद उगता था, यानी कि जिस दिन पूरी पूर्णमासी होती थी, वो कहते हैं कि वो मुझे याद दिलाता था कि मेरे कारावास का एक और महीना बीत गया। और यही अंदाजा लगाकर उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। तो देखिए ये उनकी रियल डेट नहीं है जब वो वहां पहुंचे, तो लगभग वो 1942 के करीब वहां पर पहुंचे होंगे। 1942 में वो अहमदनगर के किले में गए होंगे। तो उसके बाद 20 महीने के समय पर वो वहां पहुंचे। तो वो कहते हैं कि चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। जो चांद है वो मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, यानी कि मेरे साथ चलने वाला रहा है। वो कहते हैं साथ ही मुझे वह याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, यानी कि चांद ही मुझे याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद जो है उजाला होता है। ठीक है, ये चांद उन्हें याद दिलाता है कि किस तरह से हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। और देखिए ये कब का समय है, आप देखेंगे यहाँ पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री बन गए थे, तो ये उस समय का टाइम है। और आप देखेंगे जब उन्होंने 1953 में जब वो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उस समय पर उन्होंने फिर से अहमदनगर के किले की पुनः यात्रा की थी, और उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर गए थे। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा जन समूह वहां पर है। आप देखेंगे पूरा ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि कितना बड़ा जन समूह है, और जो यहाँ पर नेहरू जी है वो इधर खड़े होकर जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये चांद ही मुझे याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद जो है उजाला होता है। और ये कुछ वहां की यादें हैं। देखिए आप देख सकते हैं, यही वो बैरक था जिसमें अहमदनगर के किले का वो कक्ष था, वो बैरक था जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उनका लिखा भी हुआ है, रूम नंबर 8 लिखा हुआ है, और द ऑनरेबल ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन 1942 टू 1945, 1942 से 1945 तक जिस कक्ष में वो रहे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आप जवाहरलाल नेहरू जी उसको दोबारा से 10 साल बाद लगभग उसको दोबारा देखने वहां पर गए थे जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो देखिए अतीत, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि किस तरह से जो अतीत का भार है, किस तरह से अतीत का भार उनके ऊपर है। तो वो बताते हैं दूसरे जेलों की तरह अतीत का भार, यानी कि वो पुरानी जो यादें हैं उनको याद करते हुए लिखते हैं, दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जिस तरह से मैं दूसरे जेलों में रहा और वहां पर मैंने हमेशा कुछ न कुछ काम किया, तो वो कहते हैं यहाँ भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया, अहमदनगर के किले में भी। और वो कहते हैं मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिता देता था, यानी कि धूप में कई कई घंटे में, तपती हुई धूप में फूलों की क्यारियां बनाने में मैं अपना समय बिताने लगा। मिट्टी बहुत ही खराब थी, वो कहते हैं वहां की मिट्टी जो थी बहुत ज्यादा खराब थी, पथरीली थी और ऐसा लग रहा था कि पुराना मलबा, जो पुराने अवशेष हैं, क्योंकि वो शायद किला था एक, तो राजाओं के घराने वहां पर थे और तो किले की ऐसा लग रहा था कि पूरा जो वहां की जो मिट्टी है ऐसा लग रहा था कि मलबे से भरी हुई है, ठीक है। और अवशेष थे वहां पर बहुत सारे पुराने किलों के, क्योंकि यह एक इतिहास स्थल है। जो ये अहमदनगर का किला है ये एक इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इसने कई युद्ध, इसीलिए अतीत का भार इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये पुरानी चीजें, पुरानी यादें लेकर ये जो महल है ये चल रहा है। तो वो कहते हैं कि कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भंसंधियां देखी है, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इससे कई विशेष अहमियत भी नहीं है, यानी कि यहाँ इस जगह का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और घटनाओं की दृष्टि से भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत नहीं मानी जाती है। वो कहते हैं कि पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। वो कहते हैं कि इस जगह से, यानी कि इस अहमदनगर के किले से जुड़ी हुई एक घटना जो है आज भी याद की जाती है। वो घटना ये है कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी जो है, चांद बीबी नामक महिला थी जो बहुत सुंदर थी और किस तरह से उन्होंने साहस दिखाया था, उनके साहस की कहानी है। और जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, यानी कि जो चांद बीबी नाम की जो महिला थी बहुत सुंदर थी और जब अकबर ने यहाँ पर कब्जा करने के लिए इस जगह को एक तरह से घेरा, तो किस तरह से चांद बीबी ने जो अकबर के जो शाही सेना थी उसके विरुद्ध अपनी सेना का किस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया था, पर अंत में उसकी हत्या करके उसे उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। यानी कि क्या हुआ कि उस टाइम पे जो लोग थे वहां के, उनकी जो उन्हीं की तरफ के जो लोग थे उन्हीं में से किसी ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो उन दुश्मनों से जा मिला होगा और उसने स्वयं से अपनी ही रानी की हत्या कर दी। तो यहाँ पर नेहरू जी बताते हैं कि खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह से बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले। जब वो खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के वक्त जमीन से उन्हें बहुत सारी दीवारों के हिस्से और जो जिस तरह से किले बने होते हैं ना गुंबद वाले, तो उन गुंबदों के हिस्से और कुछ दीवारों के हिस्से और कुछ इमारतों के कुछ हिस्से भी उन्हें वहां मिले। तो वो कहते हैं कि हम बहुत दूर तो नहीं जा सके, ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। तो वो कहते हैं इस खुदाई के दौरान, यानी कि जब वो बागवानी के लिए वहां पर खुदाई किया करते थे, तो वो कहते हैं कि
उस टाइम पे हम बहुत दूर तक ना जा पाए, शायद हमें और कुछ मिलता, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ना तो अधिकारियों ने इस बात की परमिशन हमें दी थी कि आप इतनी दूर तक जाकर खुदाई करो, और ना ही हमारे पास इतने पर्याप्त संसाधन थे। देखिए, एक नॉर्मल खेत की खुदाई करना, गुड़ाई करना एक नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है, लेकिन किसी ऐसे पार्ट की खुदाई करना जहां से कुछ हमें प्राप्त हो, पुरातत्व संबंधित कुछ भाग, तो उसके लिए काफी ज्यादा अलग अलग तरह के औजारों की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे वो जेल में थे और उनके पास इतने संसाधन नहीं थे। तो वो कहते हैं अब जब ये सारी चीजें नहीं हो पाई, यानी कि इसमें वो कुछ नहीं खोज पाए, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। वो कहते हैं कि वहां से उन्होंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, और वो कहते हैं पर मैं तब तक आजाद नहीं हो जाता। वो कहते हैं पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। वो कहते हैं कि जब तक मैं आजाद नहीं हो जाता, जब तक मैं उसके कर्म के बारे में मैं उसको अपना हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। वो कहते हैं ना ही एक पैगंबर की भूमिका मैं इख्तियार कर सकता हूँ, मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं शायद थोड़ा बहुत भविष्य के बारे में हूँ, बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वता शैली पूर्ण नहीं लिख सकता। वो कहते हैं कि वर्तमान के विषय में जब तक मैं आजाद नहीं हो जाता तब तक शायद नहीं लिख सकता। और फिर कहते हैं कि जो इतिहास है, यानी कि जो अतीत है, जो बीत चुका है, उसके बारे में भी मैं तब तक विद्वतापूर्ण शैली में, मतलब एक इतिहासकार या एक विद्वान की तरह एक विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो कोई इतिहासकार नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस तरह भी मैं नहीं लिख सकता। वो कहते हैं मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो वो कहते हैं गेटे जो हैं वो एक इतिहासकार हैं, और वो कहते हैं गेटे ने एक बार कहा कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिला सकता है। इस तरह का इतिहास लेखन, यानी कि जो छोटी छोटी चीजें आप बता रहे हैं इतिहास के बारे में, तो इस तरह का जो इतिहास लेखन है ये अतीत के भारी बोझ, अतीत यानी कि जो हमारा बीता हुआ समय है उसके भारी बोझ से हमें काफी राहत दे सकता है। चलिए, तो देखिए किस तरह से वो बताते हैं कि कैसे अतीत का भार जो है हम पर है और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। और फिर आगे बता रहे हैं अतीत का दबाव, यानी कि एक अतीत का, यानी कि जो एक बीता हुआ समय है उसका किस तरह का दबाव हम पर है। वो कहते हैं दबाव भला हो या बुरा, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू हो जाता है, यानी कि एक प्रेशर जो होता है, एक दबाव जो होता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये दोनों तरीके से हमें जो है इफेक्ट करता है, दोनों तरह से हमें प्रभावित करता है। और कभी कभी तो ये दबाव जो है वो दम घोटू हो जाता है, ये प्रेशर जो है दम घोटू हो जाता है। वो कहते हैं खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए, खास तौर पर जिनकी सभ्यताएं, जिनकी जड़ें जो हैं बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। वो कहते हैं हमारी जो भारत और चीन की सभ्यता है ना, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। अभी आप यहाँ पर सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो आप ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये बुक जो पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसमें सभ्यताओं का विकास हुआ, किस तरह से वेद, उपनिषद, पुराण और किस तरह से यहाँ पर जो
अलग अलग राजाओं का राज हुआ, वो सारी चीजें आप इस बुक में पढ़ेंगे। तो ये बुक जो है काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़े। थोड़ा सा टफ लग सकती है, थोड़ा सा कठिन लग सकती है, क्योंकि ये जो भाषा लिखी गई है शायद ये आपकी समझ में ना आ रही हो, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। वो कहते हैं कि दबाव, दबाव क्या है कि आखिर मेरी विरासत क्या है, आखिर मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूं, क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया है, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उस हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और जो अब भी जारी है। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें, ये जो दबाव है ये किस चीज का है, वो कहते हैं कि क्या ये मेरी विरासत क्या है, मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, और क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजार के साल के दौरान जो है उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी परंपराओं की दुखद यंत्रणा का और उनके हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत जो है युगों पहले हुई थी और अब भी जारी है। और वो कहते हैं कि ये हमें आकर्षित करती है और मैं इन सब का वारिस हूँ, यानी कि ये सब मेरी विरासत है, मैं इन सब चीजों का वारिस हूँ, यानी कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा इतिहास है और मेरी वो विजयों का, जो विजय हमने हासिल की है उनकी खुशी मेरे पास है, जो पराजय हमारी हुई है उनकी दुखद यंत्रणा हमारे पास है, और जो एक तरह से जितने भी हैरतअंगेज साहसिक कार्य जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और आज भी जो जारी है, उन सबको जो हमें आकर्षित करती है, वो कहते हैं मैं उन सबका वारिस हूँ। वारिस यानी कि ये सब चीजें मेरी हैं, ये सब चीजें मेरी हैं। वो कहते हैं साथ ही उस सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, और वो कहते हैं साथ ही उन सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। कहते हैं हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है, जो हम भारतवासियों की विरासत है। विरासत क्या होती है, जो हम एक तरह से जो हमारी पुरानी चीजें होती हैं, कहते हैं ना विरासत के तौर पर ये हमने रखी हुई है पुरानी चीजें, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है विरासत के तौर पर। तो कहते हैं विरासत में, हम भारतीयों की विरासत में एक खास बात है जो कि अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है कि जो रक्त मांस अस्थियां में समाई है, इस विशेषता से हमारा वर्तमान स्वरूप बना है और हमारा भावी स्वरूप भी बनेगा। देखिए खास चीज जो है वो किसी में भी अलग नहीं है, सब में एक जैसी है और बिल्कुल भी अनोखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो एक तरह से जितने भी लोग हैं संसार में लगभग, वो सब पर लागू होता है कि सबका जो रक्त का रंग है वो लाल है, सबका मांस, सबकी अस्थियां, सब लोगों में लगभग एक तरह से समाई हुई है। और वो कहते हैं यही विशेषता हमारे वर्तमान स्वरूप को बनाती है और यही शायद हमारे आने वाले समय को भी, यानी कि यही हमारा भावी रूप भी है, ठीक है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की एक बात लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। वो कहते हैं कि ये जो विरासत के रूप में हमने पाया, ठीक है, इसी विरासत का विचार और इसको वर्तमान में लागू करने की जो बात है वो लंबे अरसे से मेरे दिमाग में चल रही है, मेरे मस्तक में चल रही है, मेरे मन में घर किए हुए है और मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। यानी कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी चीजें हैं, अभी देखिए जैसे मैंने कहा बुक का नाम क्या दिया है, भारत की खोज,
कैसे हुई हमारे भारत की खोज, जितने भी हमारे देश में अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं। जैसे यहाँ पर पहला चैप्टर, क्योंकि उन्होंने अहमदनगर के किले से उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए पहले अध्याय को उन्होंने अहमदनगर के किले का नाम दिया है। बाकी अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो वो कहते हैं इसी के बारे में मैं लिखना चाहता हूं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। वो कहते हैं ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है कि इस विरासत पर लिखना, तो ये विरासत, ये टॉपिक, ये विषय मुझे भयभीत करता है। मुझे लगता है कि सतही तौर पर तो मैं इसका स्पर्श ही कर पाऊंगा। वो कहते हैं कि केवल जो स्तर की बात आती है, जो बिल्कुल निचले स्तर की बात आती है, वो कहते हैं वहां तो मैं केवल इसको टच ही कर पाऊंगा, यानी कि पूर्ण रूप से इसके बारे में नहीं लिख पाऊंगा। तो इस तरह से काफी चीजें मुझे लगता है आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर नेहरू जी ने जो अहमदनगर के किले में यहाँ पर जो उनकी नवी जेल यात्रा थी, जो जो उन्होंने अनुभव अपने किए वहां पर, तो वो यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, वो लिखना चाहते हैं अपनी जो हमारी भारतीय विरासत है उसके बारे में, जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसके बारे में, कि क्या कुछ चीजें किस तरह से हमारे जो भारत का एक तरह से उदय हुआ, कैसे हमारी यहाँ पर जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृति है, उनका एक तरह से यहाँ पर उदय हुआ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी पूरी बुक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इस पाठ को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं तो आप इन पाठों को घर पर जरूर एक बार पढ़ें, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएंगे। इन पाठों को आप तभी समझ सकते हैं जब आप घर पर इनको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने बताया है अपनी नवी जेल यात्रा के दौरान, क्या कुछ उन्होंने सहा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो इसमें काफी अच्छे से उन्होंने अहमदनगर के किले के बारे में बताया है, इसीलिए उन्होंने इस पाठ का नाम जो है अहमदनगर का किला यहाँ पर रखा है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अहमदनगर के किले के इतिहास के विषय में उन्होंने कहा कि इसको बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली, बहुत ज्यादा बड़ी इसको एक तरह से लोग नहीं पहचानते हैं या इसमें बहुत रुचि ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास था बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। लेकिन केवल एक घटना यहाँ की जो है वो याद की जाती है। जो घटना है, यहाँ की जो रानी थी चांद बीबी, जो कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जो महिला थी, और किस तरह से उन्होंने, जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, अकबर की जो एक तरह से जो शाही सेना थी, अकबर की शाही सेना ने जो यहाँ पर आक्रमण किया था, उस टाइम पे जो चांद बीबी थी, उन्होंने ही अपनी सेना का नेतृत्व किया था, उन्होंने अपनी सेना को यहाँ पर संभाला था। लेकिन क्या हुआ अंत में जो उन्हीं का, क्योंकि देखिए राजाओं के समय में क्या होता था कि जहां पर उन्हें फायदा लगता था, देखिए कुछ जो ऐसे मंत्री भी थे, कुछ ऐसे सैनिक भी थे उनकी सेना में जो कि दुश्मन सेना से मिले हुए थे। तो कई बार ऐसा होता था कि जो दुश्मन सेना से मिल जाते थे तो वो अपने राजा को जो है स्वयं ही मार देते थे। तो उस टाइम पे चांद बीबी के साथ भी इसी तरह का हुआ व्यवहार कि उनको अपने ही एक सैनिक द्वारा, अपने ही एक व्यक्ति द्वारा मार दिया गया। तो देखिए उन्होंने यहाँ पर इस अहमदनगर के किले की इस घटना का वर्णन यहाँ पर किया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्लियर किया है, यहाँ पर बताया है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि पहले प्रधानमंत्री हमारे आजाद देश के रहे, यानी कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के उस एक तरह से चंगुल से जब आजाद हुआ, जब हमारे देश को आजादी मिली, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उसके बाद फिर से अहमदनगर किले की यात्रा की।
जहां पर वो 1942 से लेकर 1945 तक रहे थे। और वो बताते हैं कि जेल में भी उन्होंने, क्योंकि कई बार उनको जेल की यात्राएं करनी पड़ी और कई बार उन्होंने बहुत सारे अलग अलग यातनाएं सही वहां पर। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं ये 9वीं जेल यात्रा के दौरान भी उन्होंने, वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने दूसरी जेलों में बागवानी की, यहाँ पर भी उन्हें इसी तरह की बागवानी करने का शौक हुआ। और वो कहते हैं लेकिन कुछ टाइम तक तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत उन्होंने काम किया। वो कहते हैं कि मैं दिन की, दोपहर की जो बहुत ही तेज धूप होती थी, उस तेज धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाता रहता था। और वो कहते हैं लेकिन उसके बाद वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, यानी कि ज्यादा बड़े एरिया में वो खेती या काम नहीं कर पाए, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन की जो अधिकारी थे उनके द्वारा उनको परमिशन नहीं दी गई। क्योंकि देखिए जेल में यहाँ पर तो देखिए जो फिर भी काफी अच्छे से उनको रखा गया था, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, उनकी अगर उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी सारी उनको यातनाएं दी जाती थी, कितनी प्रताड़नाएं उन्हें दी जाती थी, कितना एक तरह से दुख उनको जेल में दिया जाता था। उनको एक छोटी सी काल कोठरी में रखा जाता था और ना तो उन्हें अच्छे से मरने दिया जाता था और ना ही उन्हें जीवित रहने के लिए प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दिया जाता था। और साथ ही अगर कोई भी जरा सी भी कोई बात हो जाती है तो उस पर जो अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज सैनिक जो थे, उनकी गालियों की बौछार या उनकी एक तरह से मार उनको बहुत पड़ती थी। तो इस तरह से उन्होंने, यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि अपनी जो जेल यात्रा है उन्होंने वहां पर बहुत सारे एक तरह से दुख सहे। और वो कहते हैं कि फिर यहाँ पर उन्होंने देखिए अतीत का भार यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे राजमहलों की दुर्विसंधियां देखी हैं, यानी कि जो हमारा जो एक तरह से जो ये जगह है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन यहाँ पर कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियां देखी। और लेकिन वो कहते हैं यहाँ का जो इतिहास है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और बहुत ज्यादा खास भी नहीं है, यानी कि लोगों ने इसे विशेष अहमियत नहीं दी। और देखिए आप देखेंगे कि आगे जब आगे के चैप्टर्स आप इसमें पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने हर एक सभ्यता का यहाँ पर किस तरह से सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों के पास जो है संसाधन थे, यानी कि जो एक तरह से वहां पर जो मोहनजोदड़ो जो हुआ उसमें के नगर कैसे थे, वहां की नगर व्यवस्था कैसी थी, वहां की जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, वहां पर जो परिवहन का सिस्टम था वो कैसा था, यानी कि लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ये सारी चीजें जो है पूरे एक टॉपिक में यहाँ पर दी गई हैं। और उसी को जैसे यहाँ पर उसी को कहा गया है अतीत, तो वही चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जो अतीत का दबाव है वो चाहे भला हो चाहे बुरा हो, ये दोनों तरह से हमें अभिभूत करता है। तो हमारे देश का तो काफी एक तरह से, क्योंकि हमारे देश की जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता को काफी पुरानी सभ्यताएं माना जाता है, यानी कि ये बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं भारत और चीन की सभ्यता। तो वो कहती हैं कि इनकी जो जड़ें हैं, इनमें रहने वाले, यानी कि हमारी जो जड़ें हैं, हम भारतीयों की जो जड़ें हैं वो काफी एक तरह से पुरानी सभ्यताओं में हैं। और वो कहते हैं तो आखिर हमारे पास क्या विरासत के रूप में क्या है, विरासत के रूप में वो बताते हैं कि जिन बातों का मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया है। तो वो सारी चीजों को अपनी विरासत मानते हैं जो उन सारी सभ्यताओं से शुरू हुई थी। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया है, यानी कि कौन सी बातें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने इन दसियों सालों, हजारों सालों की जो एक मेहनत है उससे हासिल किया है। और वो कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे अलग अलग
जो यहाँ पर हमारे राजा हुए, बहुत अलग अलग तरह के कितने अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए, आर्य आए, मंगोल आए और बहुत अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर लोग बसे। तो उन सब की जो एक तरह से यहाँ पर कई बार विजय हुई, कई बार हार हुई, कई अलग अलग तरह की घटनाएं हुई। तो उससे उसके उल्लास का या उनकी पराजयों का, कई बार पराजय भी हुई होंगी, तो उनकी पराजयों की जो दुखद यंत्रणा और उनके हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी, यानी कि बहुत पहले जिनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो इन सबको उन्होंने क्या कहा है, अपनी सांस्कृतिक, अपनी विरासत के तौर पर उन्होंने कहा है। और देखिए वो कहते हैं इसी विशिष्ट विरासत का विचार वर्तमान के समय में इसे लागू करने की बात वो कहते हैं कि उसी विरासत को हम वर्तमान समय में कैसे लागू करें, ये विचार मेरे मन में काफी समय से है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो ये पहला अध्याय है अहमदनगर का किला कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत अच्छे से इसको रिवाइज भी कर दिया आप लोगों के लिए, यानी कि क्लियर भी कर दिया कि पहले अध्याय में यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद हम इस बुक के सेकंड अध्याय यानी कि दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।